वक्त की हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर संसद से, जहां पर श्वेत पत्र पर चर्चा लोकसभा में हो रही है। तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है ये श्वेत पत्र पेश, जिस पर लोकसभा में चर्चा शुरू है और चर्चा हो रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा, 2014 से पहले नाजुक स्थिति में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने अब शीर्ष 5 में पहुंचा दिया। यूपीए सरकार के 10 सालों में हुए घोटालों से देश की छवि को भारी नुकसान हुआ। निर्मला सीतारमण ने यह बात कही। आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता के साथ साथ व्यापक भ्रष्टाचार के कारण यूपीए सरकार के दौरान संकट पैदा हुआ। वित्त मंत्री ने यह बात कही कि किस तरह यूपीए का वो दौर था। श्वेत पत्र में कहा गया है कि अब अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है और सुधार तथा विकास के पथ पर है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई चुनौतियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ यूपीए सरकार के दौरान। निर्मला सीतारमण ने यह भी बात कही। जबकि इसके विपरीत मोदी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में G20 के सफल आयोजन से भारत विश्व में एक सशक्त महाशक्ति की तरह उभरा। यूपीए ने कोयला घोटाला कर देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपीए शासनकाल में भारत दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल थी। बैंकिंग संकट और एनपीए बढ़ने से बैंक अंदर से खोखले हो गए थे। राजकोषीय घाटा अधिक होने से वित्त वर्ष 2011-12 में बजटीय प्रावधान की तुलना में 27% अधिक बाजार से कर्ज लिया गया था। यूपीए सरकार के दौरान हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में। लोगों को यह जानने का अधिकार कि मोदी सरकार ने इसके लिए क्या नीतियां और समग्र दृष्टिकोण अपनाए, ये बात अर्जुन राम मेघवाल ने कही। इससे पहले कांग्रेस ने भी जारी किया था ब्लैक पेपर और कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया था। तो श्वेत पत्र को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट 2008 के दौरान यूपीए सरकार ने देश को उबारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद इकोनॉमी कोविड जैसे उतरान, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, आई कन्फेस, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, कोविड जैसे इतना भयंकर गंभीर क्राइसिस ना था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इट वाजंट एज सीरियस एज कोविड। उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथ ही कहा कि वैश्विक वित्तीय संकट को संभाल नहीं सके और आज इसे कैसे संभालें, इस पर भाषण दे रहे हैं। देश के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन घोटालों पर घोटाले जारी रहे। When there was a global financial crisis and what happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए। उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। तो लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा जारी है और जो कुछ केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रमुख बातें कही हैं वो आपने सुनी ही। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र,
जिस तरह से सरकार ये श्वेत पत्र लेकर आई है, जो कुछ हम जवाब, जो कुछ सवाल सुनते थे, जो कुछ मुद्दे उठाता था विपक्ष, सरकार ने खुद ही एक कदम आगे बढ़ करके श्वेत पत्र ला करके उन्हीं सवालों का जवाब देने का काम किया है और यह भी एक आईना दिखाया है कि देखिए कि आपके 10 साल पहले कितने थे, कैसे थे और हमारे 10 साल कैसे हैं। देखिए लालचंद्र, जब कोई बात बाहर कही जाती है तो उस पर यह आरोप लग सकता है कि वो राजनीतिक बयानबाजी है या फिर सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष द्वारा जो सवाल किए जाते हैं उनको काउंटर करना, या फिर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन सदन के अंदर जब कोई पत्रावली रखी जाती है तो वो प्रामाणिक होती है, वो तथ्य सही होते हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करना होता है सरकारों को कि जो भी पत्रावली रखी जाए सदन में वो निश्चित तौर पर एक प्रामाणिक हो। और ऐसे में जब श्वेत पत्र लेकर आई है मोदी सरकार, तो निश्चित तौर पर आंकड़ों के लिहाज से, तथ्य के लिहाज से एक जवाब है पूर्व की यूपीए सरकार, कांग्रेस की अगुवाई में उनके नेताओं को कि देखिए कि आपके समय क्या हुआ था, कितने ज्यादा घर अब मोदी सरकार के समय 10 सालों में बने हैं पिछले यूपीए के मुकाबले, कितनी ज्यादा सड़कें बनी हैं, कितने ज्यादा घर रोशन हुए हैं, कितने ज्यादा रसोई गैस वितरित हुई है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके समय में जो चुनौतियां थी आपने उस पर लीपापोती का काम किया, उससे वैश्विक स्तर पर भारत की साख गिरी, पूंजी निवेश प्रभावित हुआ और साथ ही साथ घोटालों की एक श्रृंखला देखने को मिली। और अब जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कदम उठाए गए कि उन जिलों में जिनमें खनन होता है वहां एक फंड बनाया गया, उससे विकास आगे बढ़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 2047 तक हम विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी और सत्ता पक्ष कह रही है कि 3 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें तब्दील होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरे श्वेत पत्र को ढंग से पढ़ें तो जिन आरोपों को विपक्षी दल लगाते रहे, जैसे मौजूदा 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि केरल के मुख्यमंत्री दिल्ली आए कि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, तमिलनाडु ने राहत न देने का आरोप लगाया। ये श्वेत पत्र स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि 14वें और 15वें वित्त आयोग के मुताबिक उन अनुशंसा को स्वीकार किया गया और मोदी सरकार ने 15वें वित्त आयोग में 10% ज्यादा पिछले वित्त आयोग के मुकाबले ज्यादा धन आवंटन, ज्यादा संसाधन का आवंटन राज्यों को किया है। तो ये प्रामाणिक डाटा है जो स्पष्ट तौर पर रखा गया है और जो आईना दिखाता है विपक्षी दलों को लालचंद कि आप राजनीति मत कीजिए, आप आंकड़ों के लिहाज से बात। मैं यही कहने वाला था कि देखिए पूरा लब्बो लुआब ये भी है कि कहां फ्रेजाइल 5 में थे और कहां टॉप 5 में आ गए हैं। लेकिन एक बात और शैलेंद्र, आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम कोई मान लीजिए राजनीतिक मुद्दे पर भी बात करते हैं तो विपक्ष के कई नेता, और आपने आमतौर पर यह भी देखा होगा सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती है, अर्थव्यवस्था पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, महंगाई पर बात करो। वो किसी दूसरी चर्चा में आप विदेश नीति पर भी बात कीजिए, कहेंगे अर्थव्यवस्था पर बात कर लीजिए, बेरोजगारी पर बात कर लीजिए। तो आज सरकार ने श्वेत पत्र ला करके उन सभी को एक तरह से यह जवाब दिया है कि हां, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, बेरोजगारी के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर हम पूरी तरह बात करने के लिए और डेटा रखने के लिए तैयार हैं। लालचंद देखिए, महंगाई पर जो ब्लैक पेपर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर आए उस पर सरकार पर सवाल उठाया। श्वेत पत्र क्या कहता है कि आपके समय महंगाई दर क्या थी? सब जानते हैं 11% के आसपास थी, यानी यूपीए के समय पिछले 10 सालों में। और आपने 2008 के संकट से निपटने के लिए जो तात्कालिक उपाय किए, दरअसल उससे अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हुई, बैंकिंग में एनपीए बढ़ा और भारत के इतिहास के एक सबसे बड़े बैंकिंग संकट की ओर देश चला गया, जिसका सिलसिलेवार तरीके से उसका निदान मोदी सरकार ने आने के बाद किया। तो आप महंगाई के मोर्चे पर आंकड़े से जवाब मिल गया है। आप स्टार्टअप देखिए, उस वक्त स्टार्टअप ना के बराबर थे या थे ही नहीं, अब कितने स्टार्टअप हो गए हैं। तब आपके समय में मोबाइल भारत में नहीं बनता था, कलपुर्जे भारत में नहीं बनते थे, विमान के कलपुर्जे नहीं बनते थे। आज हम देख रहे हैं कि उसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस में देखिए, हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर थे, अब भारत निर्यात की तरफ देख रहा है। तो ये
सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े बता रहे हैं। श्वेत पत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया कि देखिए कहां कहां निर्यात बढ़ा है, आपके समय में क्या था, अब क्या है। तो ये आंकड़े झुटलाए नहीं जा सकते। राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन आंकड़ों को अलग रखकर बात नहीं की जा सकती। और श्वेत पत्र ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि यूपीए के समय आर्थिक कुप्रबंधन के चले, बावजूद इसके कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मजबूत और तेज अर्थव्यवस्था देकर गई थी विरासत में, उसको खराब करने का काम यूपीए के 10 सालों में हुआ। और ये भी बात बिल्कुल आपने सही कही शैलेंद्र, कि ये ऐसा नहीं है कि किसी ने सवाल पूछा और कहीं पर कुछ जवाब दे दिए, डेटा दे दिए। ये तो संसद के अंदर, सदन के अंदर दिया गया डेटा है, जो निश्चित तौर पर प्रामाणिक होता है। और अगर उस डेटा में आपको कहीं कुछ लगे तो आप उसके खिलाफ सवाल भी उठा सकते हैं और संसद में बात भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो जो कहते हैं ना 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी राहुल गांधी एक बार अब फिर से वही जो कांग्रेस करती रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी और जातिगत हमले फिर से करने शुरू कर दिए उन्होंने। इस बीच साथी भी छूटते जा रहे हैं। करेंगे इस पर खास चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन